आज विश्लेषण में सबसे पहले विश्लेषण होगा राज्यसभा के रण का, क्योंकि 11 सीट के लिए नामांकन फुल हो गया है। भाजपा के 8 और सपा के 3 महारथियों का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन सवाल सिर्फ राज्यसभा का नहीं है, 2 साल बाद होने वाली उस लड़ाई का है जिसका विश्लेषण होना आज जरूरी है। क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा के जरिए जातीय, क्षेत्रीय सभी समीकरणों को साधा है, तो अखिलेश यादव ने 3 महारथियों के जरिए 3 निशाने लगाए हैं। लेकिन किसका निशाना ज्यादा मजबूत है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस रेस में वो कांग्रेस भी शामिल है, जिसके पास नंबर तो नहीं है, लेकिन दांव चला है। उच्च सदन का चुनाव, एक सीट का पूरा हिसाब। भाजपा के 8 महारथी, अखिलेश के 3 सारथी। राज्यसभा का मैथमेटिक्स, 11वीं सीट जीतने की ट्रेन। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग के बाद सबकी नजर राज्यसभा के रण पर है, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन पूरी तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के सभी 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया और नामांकन के साथ ही भाजपा ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा भी कर दिया है। सभी 8 के लिए हमारे पास नंबर हैं और सभी 8 हमारे प्रत्याशियों को बधाई है, 8 की संख्या में जीत करके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में सहायक भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को शुचिता के साथ उनके राज्यसभा चुनाव मैदान में उतारा है और सभी प्रत्याशी हमारे प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। राज्यसभा के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में जहां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा, तो साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को मजबूत करने में भूमिका निभाई थी, उनको भी उसका इनाम दिया जाए। भाजपा के 8 उम्मीदवारों को देखें तो भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के जरिए दूर तक की रणनीति तैयार कर दी है, क्योंकि जहां राधा मोहन दास अग्रवाल को सीएम योगी के लिए सीट छोड़ने का इनाम दिया, तो वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी चुनाव के वक्त जिस तरह से दूसरे दल के नेताओं को ज्वाइन कराया, उन्हें इस बात का इनाम दिया गया है। पार्टी का निर्देश मिला है, पार्टी का आशीर्वाद मिला, इतना ही कहना चाहूंगा। अभी तक तो विधानसभा में, राज्यसभा में किस तरह से पार्टी को निश्चित तौर पर पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा और विधानसभा के नियमावली के अंतर्गत जनता और कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करूंगा। जब मैं सीट योगी जी को टिकट दिया जा रहा था, तब भी मैं जानता था कि क्या होने वाला है, और आज जब मैं शपथ ले रहा हूं तो उस समय भी योगी जी जानते थे क्या होने वाला है। तो उस समय न कोई सीट पकड़ी गई, न छोड़ी गई, और न ही ये कोई इनाम है, न कोई, ये तो अपना काम है। संख्या बल के हिसाब से 8 सीट पर भाजपा और 3 सीट पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। मतलब 11 सीट पर मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों की जीत तय है। दोनों ही दलों ने इस बात को ध्यान में रखकर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है कि चुनाव की स्थिति न हो और उनके उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा तक जाए। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो तो यही तस्वीर बयां करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 8 उम्मीदवारों को उतारा, और सपा के जो 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक उनका अपना और बाकी निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए या फिर दूसरे को समर्थन देने की, ये सभी लोग लगभग निर्वाचित होकर राज्यसभा जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा ने ब्राह्मण, निषाद, वैश्य, ओबीसी और दलित समेत सभी समुदायों पर दाव खेला है, लेकिन 2 नाम चौंकाने वाले रहे। पहला मिथिलेश कुमार और दूसरा के लक्ष्मण का, जिसमें मिथिलेश कुमार भले ही राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित नहीं रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर में उनका अच्छा खासा दखल है। उनकी पत्नी शकुंतला देवी सपा से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। मिथिलेश कुमार 2019 में भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि तब पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब राज्यसभा भेजकर मिथिलेश कुमार को सब्र का मीठा फल देकर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साध लिया है। दूसरा चौंकाने वाला नाम के लक्ष्मण का है, जो तेलंगाना से आते हैं। केसीआर की सत्ता वाले इस राज्य में भाजपा खुद को मुकाबले में लाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राज्य के नेता को यूपी से उच्च सदन भेज रही है। के लक्ष्मण तेलंगाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल भाजपा के ओबीसी मोर्चा की कमान उनके पास ही है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के जरिए एक बड़ा दांव चला है, क्योंकि जहां कपिल सिब्बल और जावेद अली से मुस्लिम समुदाय और आजम खान की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है, वहीं जयंत चौधरी के बहाने गठबंधन के साथियों को संदेश दिया।
नामांकन की जो प्रक्रिया अपने ओर से पूरी की है और अब इंतजार है, जब मोहर लगेगी तो राज्यसभा जाएंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने समर्थन दिया, क्या कहेंगे? बड़ी बात है, बड़ा दिल दिखाया और ये एक बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। जानकारों की माने तो इस राज्यसभा चुनाव से 2024 पर निशाना लगाया गया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। भाजपा पहले ही यूपी में 75 पार का टारगेट सेट कर चुकी है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में लगा, क्योंकि 2024 में क्या होगा इसका फैसला यूपी से ही तय होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से यूपी के नेताओं को उच्च सदन भेजा है। मतलब साफ और सीधा है, 24 के लिए यूपी को सेट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।